ये विद्यार्थियों, आज हम सब रचना के आधार पर वाक्य वेद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझे वाक्य का स्वरूप। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हमें वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अलग अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा हो, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। पहला, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। तीसरा, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सफ़ेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता हो। जबकि मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ सफ़ेद जूतों के विषय में बोलने वाले का भाव स्पष्टतः प्रकट हो रहा है। निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर अगर हम ध्यान देते हैं तो उपयुक्त वाक्यों में वाक्य एक वाक्य है, दो वाक्यों से मिलकर बने हैं तथा ये सभी एक ही वाक्य के नमूने हैं। इस प्रकार हम रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य तथा तीसरा मिश्र वाक्य। तो हम सरल वाक्य का अध्ययन करेंगे। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः यह एक ही वाक्य होता है। इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया जाने की हो रही है, परंतु जब इसके साथ यह भी जोड़ दिया जाए कि परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, तो यह सरल वाक्य नहीं रह गया। अब यह पूरा वाक्य दो अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें जाना है और पहुँचना है दो क्रियाएं हैं। तो सरल वाक्य में आने वाली क्रिया यदि अकर्मक हो तो उस वाक्य में कर्म नहीं आ सकता है, जैसे वह सो गया। यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्म अवश्य आएगा, जैसे राम ने रोटी खाई। तीसरा, यदि सकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे, जैसे सेठ ने नौकर को पैसे दिए। यदि प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरक संज्ञा तथा प्रेरित संज्ञा दोनों का प्रयोग होगा, जैसे अध्यापक ने छात्रों से लेख लिखवाया। तो सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर दो प्रमुख घटक माने जाते हैं और वे दो घटक हैं, उद्देश्य तथा विधेय।
वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए क्रिया वह विधेय है। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना के स्तर पर पूर्ण होता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया सरल वाक्य के मुख्य अंग है। विधेय के अंतर्गत मुख्य घटक क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण पूरक तथा पूरक का विस्तार, विशेषण आते हैं। जैसे मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है। यहाँ पर मेरी बहन उद्देश्य, 2 दिनों से यह किताब पढ़ रही है विधेय। दूसरा, वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, वह उद्देश्य, और पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया विधेय। इस प्रकार स्पष्ट है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है और इस प्रकार के वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा, संयुक्त वाक्य देखें। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और न किसी से छोटा। इसीलिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माता जी बाजार गईं और बच्चों के लिए खिलौने लाई। यहाँ आप रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। स्पष्ट है कि संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय निम्नलिखित हैं: और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, या, चाहे, चाहे, न कि, इत्यादि। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। स्पष्ट है कि इस वाक्य में और का लोप है। दूसरा, क्या सोचा था, क्या हो गया। इस वाक्य में पर का लोप है। तीसरा, काम किया है, पैसा तो मांगूंगा ही। इस वाक्य में इसलिए का लोप है। अब हम संयुक्त वाक्यों को कई भेदों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे पहला, संयोजक संयुक्त वाक्य। दूसरा, विभाजक संयुक्त वाक्य। तीसरा, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। और चौथा, परिणामवाची संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले हम
संयोजक संयुक्त वाक्य देखेंगे। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य, व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वैसे वाक्य संयोजक संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। इसमें उपवाक्य दो कार्य व्यापारों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ख यहाँ मैं बैठूँगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। ग आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। स्पष्ट है कि इस वाक्यों में उपवाक्य दो कार्य व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा भेद विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरी को त्याग जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनमें या, अथवा, या, न, की आदि समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग मिलता है। जैसे आप पहुंच जाएंगे या मैं आपको फ़ोन करूं। दूसरा, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। तीसरा, मैं न आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को। चौथा, न तो शीला ही आई और न अपने बेटे को ही भेजा। तो इस तरह के वाक्यों में हम देख रहे हैं कि एक स्वीकार किया गया है और कहीं पर त्याग किया गया है। तीसरा, विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्रायः मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। दूसरा, मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। तीसरा, हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। स्पष्ट है कि इस उपवाक्यों के बीच विरोध का बोध हो रहा है। चौथा भेद है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। जब एक उपवाक्य में कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो परिमाणवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनके उपवाक्य प्रायः इसलिए, अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। इस उपवाक्य से कार्य का या दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो रहा है। अतः ऐसे वाक्य परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्यों में जहाँ प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है वहाँ मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होता है। स्वतंत्र उपवाक्य को हम प्रधान उपवाक्य भी कहते हैं।
जैसे मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी। तो इसमें मैं उस लड़की से मिला था यह प्रधान उपवाक्य है और जिसकी किताब खो गई थी आश्रित उपवाक्य है। यानी मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य के अतिरिक्त आश्रित वाक्य होते हैं जो स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य हम कहते हैं और शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित रहने के कारण आश्रित उपवाक्य होते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। यहाँ पर मैंने वही मकान खरीदा है यह प्रधान उपवाक्य है और जहाँ आप रहते हैं वह आश्रित उपवाक्य है। तो हमने यह देखा कि मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्रायः कि, जो, जहाँ, जब, तब, अगर आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं और मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थान पर आ सकते हैं। अब जैसे देखिए, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। अब आरंभ में देखिए कि जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। मध्य में देखिए वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। अंत में देखिए वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। यानी स्पष्ट है कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य आरंभ में हुआ, मध्य में भी हुआ और अंत में भी हुआ। इस प्रकार आश्रित उपवाक्यों के भेद और प्रभेद जाने जाते हैं। अब मिश्र वाक्यों के निम्नलिखित उदाहरणों पर जरा सा ध्यान दीजिए। शीला ने मुझसे कहा था कि उसका बेटा बीमार है। मेरे पास एक खिलौना है जो बैटरी से चलता है। वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चलता हो। अगर हम गौर करके देखें तो उसका बेटा बीमार है जो बैटरी चलता है जैसे बीमार चलता हो। यह आश्रित उपवाक्य में आए संज्ञा पदबंध को स्थापन कर सकता है। यानी वाक्य में जहाँ जहाँ संज्ञा पदबंध आ सकता है वहाँ वहाँ इस प्रकार के उपवाक्य आ सकते हैं। जैसे शीला ने मुझसे कुछ कहा। यहाँ जो कुछ है यह संज्ञा पदबंध है। शीला ने मुझसे एक बात कही, तो एक बात है वह संज्ञा पदबंध है। तो जो उपवाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं ए या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं तो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं और प्रायः संज्ञा उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं, परंतु कभी कभी की का लोप भी किया जा सकता है। जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, और हम यह कहें कि मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, तो यह भी वाक्य सही है, परंतु यहाँ पर की का लोप है। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले वीडियो में